यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक ऐसा पॉलिटिकल मैटर बन चुका है जो टाइम एंड अगेन लाइमलाइट में आता है, इलेक्शंस में वोट दिलाता है और फिर कुछ देर बाद वापस से गायब हो जाता है। अब रिसेंटली जहां 22nd लॉ कमीशन ने लोगों से यूसीसी के मामले पर सजेशंस मांगकर इस मामले को पब्लिक डोमेन में फिर से एक्टिवेट कर दिया, वहीं इसके कुछ ही दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पब्लिक रैली के दौरान यूसीसी का मुद्दा फिर से उठाया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि जहां अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस तो होंगे ही, वहीं उससे पहले 5 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस भी होने हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडियन पार्लियामेंट अपने हर सेशन में बहुत से कानून बनाती है। अब किसी एक पर्टिकुलर कानून से हो सकता है मुझे फर्क पड़ता हो, बट उससे आपको कोई फर्क ना पड़े, पर ऐसे कानून थोड़े रेयरली बनते हैं जो हर एक हिंदुस्तानी को इक्वली इंपैक्ट करें, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा ही एक कानून है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या और इसकी इंप्लीमेंटेशन से आपको कितना फर्क पड़ेगा, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं। देखिए, पर्सनल लॉज वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक इंसान के रिलीजन, फेथ, कल्चर पर डिपेंड करते हों। अब अगर दो लोग अलग अलग कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो उनके अपने अपने फेथ, बिलीफ्स और कस्टम्स के अकॉर्डिंगली वो शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और सक्सेशन जैसे पर्सनल मुद्दों के लिए अलग अलग तरीकों को या कह लीजिए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, और इन्हें ही माना जाता है पर्सनल लॉज। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके इन्हीं पर्सनल लॉज को इस तरह फॉर्मुलेट करेगा कि वो सभी सिटीजन्स के ऊपर इक्वली अप्लाई करे, रिगार्डलेस कि आप किस रिलीजन, कास्ट या जेंडर वगैरह को बिलोंग करते हैं। देखिए, जिन चीजों को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, उनमें सबसे क्रूशियल फैक्टर माना जा रहा है इक्वालिटी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है और जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 के थ्रू सभी देशवासियों को गारंटी भी करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी देशवासी कानून की नजर में इक्वल हैं और सभी पर कानून इक्वल इंप्लीमेंट होगा। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितनी है वो एक अलग डिस्कशन है। इसके अलावा एक जरूरी सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि क्या पर्सनल लॉज वाकई में कानून की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो फिर क्या ये कहना गलत होगा कि अगर पर्सनल लॉज कानून है तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते, और अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, खासकर राइट टू इक्वालिटी को, तो फिर आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली इनका कोई कानूनी वजूद नहीं हो सकता और इन्हें हटाना पड़ेगा। अब अगर यूसीसी को वाकई में इंप्लीमेंट करना है तो पहले इस एस्पेक्ट पर क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। देखिए, यूसीसी का कानून लाने के लिए जो एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि ये कानून वुमेन की एम्पावरमेंट करेगा और उन्हें इक्वल राइट्स दिलाएगा। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिलीजियस पर्सनल लॉ ज्यादातर बनाए और इंटरप्रेट किए गए आदमियों के द्वारा, जिसकी वजह से शादी, ब्याह, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन जैसे मैटर्स में औरतों के राइट्स काफी लिमिटेड रहे। और जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक अलग अलग कम्युनिटीज के अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होने की ऑलरेडी 150 साल लंबी हिस्ट्री बन चुकी थी। और अगर बात करें अंग्रेजों की, तो उन्होंने भी कभी पर्सनल लॉज को लेकर ज्यादा कोई प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं दिखाए, क्योंकि उनका मकसद तो था अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना, और पर्सनल लॉज में ज्यादा इंटरफेयर ना करना उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी सूट करता था। इवन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जब भी ब्रिटिशर्स ने कभी पर्सनल लॉज को लेकर कोई कानून बनाए भी, तो ये कानून हर कम्युनिटी को अलाउ करते थे कि वो अपने अफेयर्स को अपने पर्सनल लॉज के थ्रू मैनेज कर सके। और ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट्स पैदा नहीं हुए, डिस्प्यूट्स पैदा होते थे, बट तब ब्रिटिशर्स कम्युनिटीज के सीनियर और पावरफुल मेंबर्स के ओपिनियन पे रिलाय करते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि बजाय इसके के पर्सनल लॉज वक्त के साथ साथ फ्लेक्सिबल बनते और कम्युनिटीज के अंदर से इवॉल्व होते और लोग भी इनके बनने में अपनी हिस्सेदारी रखते, बट वो कुछ सर्टेन रिलीजियस फिगर्स की पर्सनल ओपिनियंस पे डिपेंड करने लगे और धीरे धीरे ज्यादा रिजिड होने लगे। देखिए, ये तो बात थी अंग्रेजों की, पर जब आजादी के वक्त हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तब कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर असेंबली कलेक्टिवली डिसीजन नहीं ले पा रही थी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हीं मुद्दों में से एक था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप था मॉडर्निस्ट या कह लीजिए रिफॉर्मर्स का, जो मानते थे कि भारत को आजादी के बाद अपने पर्सनल लॉज को खत्म करके एफर्ट करना चाहिए सभी कम्युनिटीज के लिए इक्वल कानून बनाने का। और दूसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का, जिनका मानना था कि फेथ और कल्चर भारत के लोगों के रोजाना जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है और पर्सनल लॉज में किसी तरह की दखलंदाजी को अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज अपने लिए एक थ्रेट की तरह समझ सकती हैं, खास करके वो जो माइनॉरिटीज में हैं। इसके अलावा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस टाइम पर देश का पार्टीशन हुआ था और देश के अलग अलग हिस्सों में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, और फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 44 के थ्रू यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, मतलब कि इनकी वायलेशन पर आप कोर्ट में जाकर इनकी एनफोर्समेंट करवा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन
जस्टिसेबल होते हैं। मतलब कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इनकी वायलेशन कर रही है या इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रही, तो फिर आपके पास कोर्ट जाने का लीगल ऑप्शन नहीं होता। तो अब आप सोच सकते हैं कि फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मायने क्या हैं? वेल, मायने ये है कि जिन चीजों को अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है, उन चीजों को देश की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल या कह लीजिए जरूरी माना गया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर अलग अलग वजहों से उन चीजों को अचीव करना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि उस वक्त के हालात, शॉर्टेज ऑफ फंड्स वगैरह। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए ऑब्लिगेटरी बना दिया कि वो कोई भी कानून बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। मतलब ये मेयरली मॉरल परसेप्ट्स बनकर ना रह जाए, बट इनका एक पॉजिटिव मैंडेट भी हो, जिससे सोसाइटी में एक इक्वल ऑर्डर लाया जा सके, और यूसीसी इसी डायरेक्शन में कदम होगा। देखिए, इंटरेस्टिंगली जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफी अलग अलग जजमेंट्स में सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की बात कही, वहीं इसके उलट साल 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट ने तब की लॉ कमीशन को ये रिक्वेस्ट किया कि वो एनालाइज करें कि भारत में कैसे हजारों तरह के पर्सनल लॉज के होते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तब इसके जवाब में साल 2018 में लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को एक कंसल्टेशन पेपर सबमिट किया, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इस स्टेज पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ना तो जरूरी है और ना ही डिजायरेबल। देखिए, लॉ कमीशन का काम होता है कि वो लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट को रिसर्च करके अपनी एडवाइस दे। अब गवर्नमेंट के लिए ये मैंडेटरी तो नहीं होता कि वो लॉ कमीशन की एडवाइस को इंप्लीमेंट करे, बट लॉ कमीशन का ये कहना कि अभी यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारा ध्यान खींचता है यूसीसी के साथ इन्वॉल्व अलग अलग पर जरूरी इश्यूज पर। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना कि कॉमन सिविल कोड। क्योंकि अगर ये कॉमन सिविल कोड होता तो फिर इसके मायने होते हर सिचुएशन में एक जैसा, बट वर्ड यूनिफॉर्म मींस सिमिलर सिचुएशंस में एक जैसा। अब कुछ ऐसा ही हमें अपने फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलता है। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में बात की जाती है इक्वालिटी की, बट अगर हम इसे ध्यान से स्टडी करें तो दरअसल ये बात करते हैं इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स की। तो इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, बट लॉ विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप शुड बी यूनिफॉर्म। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में एक कोड का मतलब एक सिंगल लॉ ही हो। अब ये इंडियन पीनल कोड की तरह एक सिंगल एनेक्टमेंट भी हो सकती है, या फिर हिंदू कोड बिल की तरह भी हो सकता है, जिसमें एक से ज्यादा कानून हो। अब ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लॉ डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए, पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने की ताकत सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास है। अब अगर पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी बनाना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का प्राइमरी कंसर्न होता, तो फिर इन्हें यूनियन लिस्ट में रखा जाता ताकि सिर्फ सेंटर इनमें बदलाव कर सके। अब कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं क्योंकि इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी पर्सनल लॉज में भी होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स ने आईपीसी और सीआरपीसी में 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स कर रखी हैं। अब एग्जांपल के तौर पर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट ने फाइन्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन्हें काफी स्टेट्स ने अपनी टेरिटरी में कम कर रखा है। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल के ग्राउंड्स भी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यहाँ तक कि ड्रिंकिंग एज भी वेरी करती है। और ये कहना भी सही नहीं होगा कि हिंदूज आर गवर्न्ड बाय वन यूनिफॉर्म लॉ, क्योंकि जहां नॉर्थ इंडिया में क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज करना प्रोहिबिटेड माना जाता है, वहीं साउथ इंडिया में काफी जगहों पर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज प्रेफर की जाती है। अब गोवा भारत की एक लौती ऐसी स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट वहां के मुस्लिम्स के ऊपर शरिया एक्ट अप्लाई नहीं होता। वहीं वहां के हिंदूज को कुछ स्पेशल कंडीशंस में दूसरी शादी करने का कानूनी हक है। तो फिर अगर ऑलरेडी कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज में प्लूरैलिटी है, तो क्या वन नेशन वन लॉ का कंसेप्ट अलग अलग कम्युनिटीज के डाइवर्स पर्सनल लॉज पे अप्लाई करना सही होगा? ये एक बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अब गवर्नमेंट को तो वही करना चाहिए जो देश के हक में हो, बट फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये देश बनता है अलग अलग धर्मों के लोगों से, इवन उन आदिवासियों से जिनके लिए कई सौ सालों से चले आ रहे उनके कस्टम्स उनके लिए उनकी जिंदगियों से बढ़कर है। फोकस सिर्फ यूनिफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, बट सही रिफॉर्म पर भी होना चाहिए। एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने पर होना चाहिए, और एक्शन सिर्फ उन प्रैक्टिसेस पर होना चाहिए जिन्हें देश का संविधान कभी अलो नहीं करेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपकी ओपिनियन को इन्फॉर्म करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।